आज एक नए चैप्टर के साथ में शुरुआत कर रहे हैं। अध्याय 10 नए साम्राज्य और राज्य। इसमें हम देखने वाले हैं कि जैसे राजाओं के बारे में देखने वाले हैं कि जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में हम पढ़ेंगे और राज्य के बारे में देखने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर अरविंद एक राजा बना। एक कोई नाटक वगैरह हो रहा था इनके स्कूल में, उसमें ये अरविंद राजा बना। और राजाओं की शुरुआत किस तरीके से होती है इस एनसीईआरटी के माध्यम से हम समझते हैं। क्या बताती है प्रशस्तियाँ। प्रशस्ति क्या है? तो प्रशस्ति एक प्रशस्ति है जो है एक संस्कृत शब्द है। प्रशस्ति का जो मतलब होता है वो होता है प्रशंसा, किसी की प्रशंसा करना। प्रशंसा पर लिखा गया लेख या कविता कोई भी हो सकता है। तो दरअसल जो अरविंद गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त की भूमिका निभा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में जो जानकारी है इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदे हुए एक अभिलेख से हमें पता चलता है। समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और मंत्री रहा करते थे। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख होता है। यह जो प्रशस्ति होती है एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द होता है। इसे प्रशंसा कहा जाता है। प्रशस्ति लिखने का जो प्रचलन पहले भी था। गौतमीपुत्र शातकर्णी का एक अभिलेख गौतमी बलश्री का हमने देखा था पिछले चैप्टर में। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है? कवि ने इसमें राजा को एक योद्धा, युद्ध को जीतने वाला राजा और विद्वान और उत्कृष्ट कवि के रूप में भी भरपूर प्रशंसा की है। जो समुद्रगुप्त था वो गुप्त सम्राट था, मतलब चंद्रगुप्त जो द्वितीय से जो था उसके बाद में उसका पुत्र हुआ करता था समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त ने क्या किया? उस समुद्रगुप्त जो था वो एक महानतम शासक हुआ और उसने उत्तर, अभी पढ़ेंगे, उत्तर जो भारत है उसमें 9 शासक और दक्षिणापथ के जो 12 शासकों को हरा दिया था। मतलब ऐसे टोटल करके उसने 21 शासकों को हरा दिया था और दक्षिणापथ की उसने उपाधि ली थी। इस कारण इसको मतलब जाना जाता है ना। तो ये उत्कृष्ट कवि भी था, इसने रचना भी करी थी। उसे ईश्वर के बराबर बताया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए, यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। ये योद्धा के बारे में जानकारी दे रखी है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पर कि समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन की मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के 9 शासकों का है। समुद्रगुप्त ने हरा दिया था इनको, मतलब जैसे उत्तर भारत है, ये उत्तर भारत, यहाँ में उत्तर भारत के जो जितने भी गुप्त साम्राज्य का जो इलाका था यहाँ पर इस क्षेत्र में उन्होंने 9 शासकों को हरा दिया था। और जो दक्षिण भारत है, ये दक्षिण भारत, यहाँ के उसने 12 शासकों को हरा दिया था। इसके कारण उसने दक्षिणापथ की उपाधि भी ली थी। 12 शासक आते हैं। इसमें कुछ राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिखाया गया है, तो इस तरीके से देखा सकते हैं। समुद्रगुप्त ने फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। पड़ोसी देशी का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से दिखाया गया है। आने वाले चैप्टर इस जो मैप है इसमें दिखाया गया, तो इस यहाँ पर और अच्छे से डिटेल के रूप में देख सकते हैं, है ना। उत्तर पश्चिम के कई गण शासक थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे, उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। बाह्य इलाकों को नीले रंग से इसमें चैप्टर में दिखाया गया। कुषाण और शक शासक हुआ करते थे। संभवतः श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह इससे कर दिया, तो इसने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। ये जो है इसमें यहाँ पर बता दिया गया है, ठीक है। ये गुप्त वंश द्वारा जीते गए शासक जो है रेड कलर से दिखाए गए हैं और जो नगर थे उनको ब्लैक कलर से दिखाया गया है। आंतरिक क्षेत्रों को ये जो है इस वाले कलर से दिखाया गया है, यहाँ पर ब्लू और इस तरीके से दिखाए गए हैं। अब वंशावली क्या होती है? तो वंशावली क्या है? तो प्रशस्ति शासकों के पूर्वजों के बारे में जानकारी बताती है। जैसे प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के पितामह यानी परदादा, दादा, पिता, माता के बारे में उसमें जानकारी रहती है। उनकी माँ जो थी वो कुमार देवी थी, लिच्छवी गण की थी। पिता जो चंद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक थे, जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो ये भी सारी उनकी वंशावलियों में ये सारी भी जानकारी प्राप्त होती है। और समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति लिखी है प्रयाग प्रशस्ति, वो उनके जो विद्वान कवि थे, उनके दरबारी कवि हरिशरण ने लिखी है। तो इस तरीके से प्रयाग प्रशस्ति उन्होंने लिखी है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासक जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त में अभिलेखों तथा सिक्कों से पहले यहाँ पर मैंने बता दिया कि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। नहीं दोस्तों, समुद्रगुप्त जो था, समुद्रगुप्त का जो पुत्र था वो क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसे इतिहास में विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अनुमान लगाया जाता है। उनके बारे में अभिलेख और सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था।
चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य है उसी के दरबार में कौन रहते थे, कालिदास, भर्तहरि कालिदास रहते थे, और जो मतलब कालिदास रहते थे, आर्यभट्ट वगैरह वगैरह रहते थे, वराहमिहिर वगैरह रहते थे। तो ऐसे 9 रत्न हुआ करते थे। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। अब दूसरे राजा के बारे में जानकर देखते हैं। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेख और सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में जानकारी है। हर्षवर्धन जो है वर्धन वंश का एक प्रतापी शासक था। इसके पिता का नाम जो है इसके जो पिता थे, इसके पिता का जो नाम था वो क्या था, इसके पिता जो थे, अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद में थानेसर कहाँ आता है, तो उत्तर भारत में जो आज का हरियाणा है, इस हरियाणा क्षेत्र में ही इसी को ही क्या बोलते थे, पहले थानेसर बोलते थे। और थानेसर क्या था, तो थानेसर जो था वो इनकी कैपिटल हुआ करती थी, जहाँ पर ये शासन करते थे। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्होंने अपनी पूर्व सफलता प्राप्त कर ली थी। उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। किससे, तो उन्हें करना पड़ा चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें नर्मदा नदी को पार करने से रोक दिया और उनको हरा दिया। तो ये प्री में क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि हर्षवर्धन को किसने हराया था नर्मदा नदी के किनारे, तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने। अब देखते हैं पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र में से लेकर कावेरी नदी के डेल्टाई क्षेत्र तक था। कांचीपुरम से लेकर डेल्टाई क्षेत्र तक था, किसके, कावेरी नदी के। किनका शासन था, तो पल्लव और चालुक्य का। चालुक्य का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। तो ये देख सकते हैं। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। चालुक्यों की कैपिटल क्या थी, तो ऐहोल थी। ये एक व्यापारिक केंद्र था, धार्मिक केंद्र भी बन गया था यहाँ पर, मतलब धार्मिक स्थल भी बन गया था और व्यापारिक केंद्र तो था। मतलब शहर की जो सुविधाएं रहती है व्यापार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे, एक दूसरे पर ही आक्रमण कर देते थे और साम्राज्य का एक्सपांशन या विस्तार करना चाहते थे। मुख्य रूप से राजधानी को निशाना बनाया जाता था, जैसे कांचीपुरम हुई या फिर इनकी ऐहोल हुई, इनको ही क्या बनाते थे, ये अपना निशाना बनाते थे, क्योंकि राजधानी में राजा का पूरा क्या रहता है, राजा का पूरी जो सेना वगैरह सारी चीज़ यहाँ पे रहती है और यहाँ से ही प्रशासन चलता है, तो इसी पर अटैक करते थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य शासक था। उसके बारे में उनके दरबारी रविकीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। खासतौर पर पिछले 4 वीडियो के बारे में बताया गया है। रविकीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय अभियान चलाए। किसने, तो पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्ष का आनंद होता है। कवि का कहना है पराजय के बाद अब हर्ष नहीं रहता है और पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किए जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। लेकिन चालुक्यों की विजय जो है अल्पकालीन थी, इनको भी हरा दिया। किसने, राष्ट्रकूट और चोल वंशकों के शासकों ने भी इन लोगों को हरा दिया। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, तो उसके बारे में जानकारी है। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वो गांव थी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है प्री में कि प्रशासन की छोटी इकाई कौन थी, राष्ट्रकूट और चोल के शासन में, तो वो थी गांव। लेकिन धीरे धीरे कहीं बदलाव आने लगे। आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक स्थिति एक जैसी कभी भी नहीं होती है। अलग अलग राजा के टाइम पीरियड पर अलग अलग आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति होती है। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, जैसे बेटे अपने पिता के बाद पद पाते थे। कवि हरिश्चंद्र अपने पिता की तरह महादंड नायक, मतलब मुख्य न्यायाधिकारी, न्याय करने का काम जो है इनके पिता पहले करते थे। उसके बाद में ये पद जो है आनुवंशिक रूप से हरिश्चंद्र को प्राप्त हुआ। एक व्यक्ति कई पद पर काम करता था। हरिश्चंद्र महादंड नायक का काम भी कर लेता था और कुमार मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री और सौंदर्य विग्रहिक, मतलब युद्ध और शांति के विषय का वाला मंत्री भी था। स्थानीय शासन में व्यक्तियों का प्रमुख बोलबाला था। इसमें नगर श्रेष्ठ या मुख्य बैंकर, शहर का व्यापारी, सार्थ यानी व्यापारी के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार और कायस्थ यानी लिपिकों के प्रधान होते थे। मतलब जो स्थानीय मामले थे वो स्थानीय लोग ही सुलझा लेते थे। तो इस तरीके से इनका प्रशासन चलता था। इसलिए ये नीतियों और कुछ तक प्रभावशाली होती थी। कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। एक नए प्रकार की सेना
अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें चतुरंगिनी सेना बोलते हैं, हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। कुछ सेना नायक होते थे, आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता देते थे। इसके एवज में उनको नियमित वेतन नहीं मिलता था, बल्कि उन्हें भूमिदान या भूमि का टुकड़ा मिलता था। उस भूमि के टुकड़े पर वो क्या करते थे, कर वसूलते थे और सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। यहीं जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे तो ये सामंत क्या करते थे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते थे। दक्षिण के राजाओं में सभाएं होती थी। पल्लव के अभिलेख में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इसमें एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। ब्राह्मण भू संगठन मतलब भूमि, ब्राह्मणों के पास में भूमि रहती थी और उन भूस्वामियों ने एक अपना संगठन बना लिया था, अपना ऑर्गेनाइजेशन बना लिया था, उसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न कामकाज, सड़क निर्माण के बारे में अपने राय मशवरे देना, स्थानीय मंदिरों की देखरेख, ये सभा के काम थे। इस इलाके के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे जिस इलाके के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहाँ पर उन नाम की ग्राम सभा हुआ करती थी, ऐसा उल्लेख किया गया है पल्लवों के अभिलेखों में। नगर में व्यापारियों का एक संगठन हुआ करता था। अब नगरम से ही क्वेश्चन आ जाए प्रेमी कि नगरम क्या था, तो व्यापारियों का एक संगठन था। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय भाषाएं शताब्दियों तक काम करती रहती थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनको थोड़ा सा देख सकते हैं। उस ज़माने में आम लोगों की क्या थी, तो जनसाधारण के जीवन थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों में दिखाई देती है। कुछ स्रोत हैं कालिदास के नाटकों में, यहाँ पर हमें जानकारी दिखाई देती है। चीनी तीर्थयात्री फाहियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर गया जिन्होंने ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। ऊंचे और शक्तिशाली लोग जो है कुछ लोगों को अछूत मानते थे, उन्हें शहर से बाहर रहना पड़ता था। फाहियान लिखता है कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोंट करते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क हो जाते थे कि कोई व्यक्ति आ रहा है। इनसे संपर्क नहीं साधते थे या संपर्क से बचते थे। बाणभट्ट ने इस तरीके से यहाँ पर लिखा है। तो दोस्तों ये वाला चैप्टर भी हो गया है। हमने जो है इसमें चैप्टर नंबर जो है 10 को भी कंप्लीट कर लिया है। इस क्लास 6 जो NCERT है उसका चैप्टर नंबर जो है 11 बचा है, जो कि एक लास्ट चैप्टर है। उसको आने वाले वीडियो में भी हम अच्छे से डील करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।